हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। ये हमारा डे 5 है डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम का, जिसमें हम डेली 5 पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं और साथ में उस पे हम रिसर्च भी करते हैं, क्योंकि यूपीएससी की टेंडेंसी है कि कम से कम 40-50 मार्क्स के क्वेश्चंस वो ऐसे पूछता है। आप कभी भी देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, यूपीएससी ने 40-50 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे होते हैं जो डायरेक्टली या तो पीवाईक्यू से लिए गए हैं या उन पे बिल्ड किए गए हैं। और इसी वजह से पीवाईक्यू पे रिसर्च करने की वजह से I was able to score around 125 plus marks in my 2022 pre, राइट। ये मैं हर लेक्चर में बता रहा हूँ, अब मैं तंग भी आ गया हूँ ये बोल बोल के, तो आई होप इससे आगे मुझे ये बताने की जरूरत ना पड़े। सीधा आते हैं आज के क्वेश्चन में, ज्यादा बकवास ना करते हुए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो ये 2021 का क्वेश्चन है, राइट। और सीधा पूछ लिया था कि इनमें से कौन कौन से जो आपके घास है, राइट, कौन कौन सी जो ग्रास है वो मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस ट्रेंड को जानना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी चीजें कहां कहां से पूछ रहा है। देखो 2019 में यूपीएससी ने पूछ लिया था खराई कैमल पे, राइट। 2018 पे यूपीएससी ने पूछ लिया खराई कैमल पे। कैमल एक ऊंट है जो आपका बबूल खाया करता था, राइट, बबूल खाया करता था, राइट। 2018 पे खराई कैमल पे क्वेश्चन पूछा, जो कि क्या खाया करता था, नॉर्मली बबूल। लेकिन हमारे यहाँ पे आ गई एक इन्वेजिव स्पीशीज जिसे हम कहते हैं विलायती बबूल, राइट, विलायती बबूल। इसे हम दूसरे नाम में कहते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। और ये है एक इन्वेजिव स्पीशीज और इसको वो खराई कैमल नहीं खा पाती है। और ये जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, इस पे क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने 2019 में। इट मींस अगर किसी ने ये 2018 का क्वेश्चन रिसर्च किया होता तो अगले साल जो ये इन्वेजिव स्पीशी पे यहाँ पे क्वेश्चन आया, घास फूस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, राइट। अगेन इसलिए वो इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू पे रिसर्च करना। अगले साल के लिए आपके लिए इस तरीके के जो भी इन्वेजिव घास है या फिर यूजफुल घास है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, राइट। तो इसका सिंपल सा बात, राइट, ये लेमन ग्रास है। मैंने डाउन टू अर्थ की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी परमा कल्चर पे, राइट, परमा कल्चर पे डाउन टू अर्थ की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उस पे ये लेमन ग्रास मेंशन्ड था और इसका पर्पस मेंशन्ड था। इसकी चाय भी बनती है दोस्तों, बहुत अच्छी। आपने लेमन ग्रास टी के बारे में सुना होगा, और जब भी आपने अगर कोई अच्छी सी हरे कलर की अगरबत्ती देखी होगी तो उसमें लेमन ग्रास जरूर लिखा होगा। रूम फ्रेशनर के तौर पे भी ये यूज होता है। ये थोड़ी सी इस पे रिसर्च, लेकिन हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें देखना है कुछ और घास और श्रब्स जो कि रिसेंटली न्यूज में थे। पहले इन्वेजिव टाइप के, कि भैया जो बाहर से आए हुए हैं किसी दूसरे इकोसिस्टम से, दूसरी कंट्री से, और अब हमारे यहाँ पे इन्वेड कर रही है, जो हमारा लोकल घास है उसे ये रिप्लेस कर रही है। तो सबसे पहली इन्वेजिव स्पीशीज तो वही प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिस पे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये आपके गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड्स के एरिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इवन राजस्थान के एरिया में आपको ये अब फैलता हुआ दिखेगा, राजस्थान के एरिया में और गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड्स में। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ऑल्दो देखो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा में मेडिसिनल यूजेस इसके हैं, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, एंटी कैंसर एजेंट भी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इसे जो है ऊंट वगैरह नहीं खा सकते हैं, राइट, ऊंट नहीं खा सकते हैं, जानवर नहीं खा सकते हैं, राइट। लेकिन हमारा जो देशी बबूल है तो वो तो उसे ऊंट वगैरह अच्छा खाना पसंद करते हैं, राइट। तो ये इसकी एक बड़ी दिक्कत है और इसी दिक्कत की वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। और इसे रिसेंटली एलिमिनेट करने का भी एक अभियान चला था गुजरात में, राइट, गुजरात सरकार ने ये चलाया था। आई कहाँ से है दोस्तों, ये आपके साउथ अमेरिका से इंडिया में आई थी, वहां से इन्वेड करी है। मोस्टली इंडिया में जो भी स्पीशीज आ रही है वो वहीं से इन्वेजिव स्पीशीज आ रही है। अगेन लेंटाना नाम का एक घास है दोस्तों, लेंटाना नाम का घास है, याद रखना, लेंटाना कैमारा, राइट, लेंटाना कैमारा। ये भी आपके सेंट्रल अमेरिका के एरिया से आपको देखने को मिलेगा, वेनेजुएला के ऊपर के जो एरिया है, राइट, वहां से ये इंडिया में इन्वेड किया है लेंटाना कैमारा। और बेसिकली जब आप इसको देखोगे इस घास को, यस, मैंने इसकी कोई भी फोटो यहाँ नहीं लगाई है, एक बार सर्च जरूर करना, आपने ये घास बहुत बार देखा होगा अपनी जिंदगी में, राइट। और इसकी दिक्कत यह है, अगेन लेंटाना कैमारा ग्रास में भी एंटी कैंसर एजेंट्स हैं, राइट, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, सही बात है। लेकिन फिर तो आप बोलेंगे कि मेडिसिन के तौर पे यूज क्यों नहीं करते इसे, बिल्कुल झूठ बात भैया, क्योंकि ये जो है
इन्वेजिव स्पीशीज भी है साथ में, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ ये इन्वेजिव स्पीशीज भी है। जो हमारा लोकल घास है ग्रासलैंड्स में उसे ये रिप्लेस करता जा रहा है, लोकल ग्रास टिक नहीं पा रहा है और ये एकदम फैल फूल रहा है। बरसात में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, अच्छे सुंदर फूल भी इसमें आपको मिलेंगे। इसी वजह से, क्योंकि लेंटाना कैमारा को हमारे जो पशु पक्षी है उसे खाना पसंद नहीं करते हैं, हमारे पशु खाना पसंद नहीं करते हैं, जंगली जानवर खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये टाइगर हैबिटेट्स के लिए बड़ा खतरा बन गया है। क्योंकि भैया हिरण अगर घास नहीं खाएगा तो हिरण तो मर ही जाएंगे, हिरण मरे तो टाइगर मरेंगे, राइट। तो इसीलिए ये बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कैलोट्रोपिस नाम का एक घास है। ये क्यों न्यूज में था? बेसिकली ये एक श्रब है, साउथ इंडिया में ज्यादा पाया जाता है। ये वाइल्ड है लेकिन इन्वेजिव स्पीशी नहीं है, राइट। इन्वेजिव स्पीशी नहीं है, वो आपको यहाँ पे फंसा सकता है। कैलोट्रोपिस याद रखना, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है काफी टाइम से, राइट, बहुत ज्यादा न्यूज रहा है, एक बार सर्च जरूर करना। इसके यूज क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट यूज कि इसे हम नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये नो डाउट एक थोड़ा जहरीला प्लांट है और इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन बहुत ज्यादा होता है। इसकी जो डंडियां होती है उसमें नाइट्रोजन रिच वो डंडियां होती है इसके, राइट, जो इसका तना होता है इस श्रब का, तो इसीलिए इसे नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकता है। और साथ में इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छा है, वेरी फाइन फैब्रिक इसमें आपको देखने को मिलेगा और इंटरनेशनल वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है मार्केट में। इसके साथ साथ मैं आपको, राइट, जब फैब्रिक की बात हो ही रही है तो मैं आपको एक और, आपने बिच्छू बुट्टी का नाम सुना होगा, बिच्छू बुट्टी जो कि हिमालयन एरिया में ज्यादा पाई जाती है। जिस तरीके से इस बार गुच्ची मशरूम पे क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने, हो सकता है अगली बार ये बिच्छू बुट्टी पे, राइट, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो आप इस पे भी थोड़ा रिसर्च करना, क्योंकि उससे भी आप अच्छा, बहुत अच्छा फाइन फैब्रिक बना सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा न्यूज में रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका वेटिवार नाम का ग्रास दोस्तों, इसे हम खस भी कहते हैं देसी लैंग्वेज में, खस नाम का घास। ये देखो, ये वेटिवार ग्रास पे बहुत ज्यादा न्यूज में ये रहा है, 2020 की न्यूज है ये। और ये देखो कि फार्मर्स कैन डू वंडर्स विद दिस ग्रास, वेटिवार ग्रास। इसके बहुत ज्यादा यूज है फार्मा सेक्टर में, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में, और एंटी, मतलब जो सॉइल ट्रीटमेंट है उसमें भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। और रिसेंटली इसलिए भी ये न्यूज में था कि बहुत सारे फार्मर्स ने, जो कुड्डालोर का एरिया का जो फार्मर्स थे, उन्होंने इसके मास्क बनाए और मास्क बांटे कोविड के टाइम पे वेटिवार घास से, वेटिवार नाम के घास से। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जो बायो रेमेडिएशन होता है, कि मान लो अगर कोई वाटर बॉडी पोल्यूट हो गई है तो उस वाटर बॉडी, पोल्यूटेड वाटर बॉडी का अगर आपने बायो रेमेडिएशन करना है तो उसमें भी वेटिवार घास का बड़ा यूज है। ये हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पूछा हुआ है कि इनमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या हैं। देखो, लास्ट डे, पिछले कल हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी सक्सेशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से बेयर रॉक सरफेस पे कौन सी चीजें बन सकती है। यहाँ सिमिलरली प्राइमरी प्रोड्यूसर पे आ गया था क्वेश्चन। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा साधा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे पता है वो सीधा इसमें आप टिक कर सकते हो। साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है भाई जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना आपकी एल्गी, तो वो तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है भैया, ठीक है। सनलाइट ये एब्जॉर्ब करती है एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर लेती है एल्गी, राइट। तो सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, अपना खाना खुद बनाती है, हरी एल्गी, उसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। दूसरा है डायटोम। डायटोम बेसिकली क्या होते हैं, ये भी एक तरीके की एल्गी ही होती है, डायटोम एल्गी ही होती है, जो कि जो आपके ओशन है उसमें जो लोअर सब सरफेस होता है ओशन का, जो मतलब निचले जो हिस्से होते हैं सरफेस वाटर से थोड़ा नीचे, राइट, 100-150 मीटर की गहराई पे, वहां आपको देखने को मिलेंगे डायटोम्स, राइट। और डायटोम्स इसलिए न्यूज में थे ये पिछले साल, इसीलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी है, राइट। डायटोम्स इसलिए न्यूज में थे क्योंकि लास्ट ईयर इसी डायटोम की वजह से जो बंबई पुलिस है वहां पे एक मर्डर का उन्होंने डिस्क्लोजर किया था कि एक आदमी कंसिडर किया गया एक आदमी का मर्डर हुआ था और उसे एक क्रीक में फेंक दिया गया मुंबई में, राइट, क्रीक में फेंक दिया गया मुंबई में। और उस स्टोरी ये है कि उस आदमी के फेफड़े में उन्हें डायटोम मिले, राइट, उस फेफड़े में उन्हें डायटोम नहीं मिले, क्योंकि अगर वो जिंदा आत्महत्या की होती तो जिंदा अंदर जाता तो पानी भैया उसके फेफड़े तक पहुंचता, पानी फेफड़े में पहुंचता तो उसमें डायटोम जरूर मिलते उसके फेफड़े में, लेकिन ये डायटोम उसके फेफड़े में नहीं मिले, इसलिए कंसिडर किया गया कि इसे पहले मारा गया फिर फेंका गया, राइट। तो ये इसके पीछे की स्टोरी थी। डायटोम के बारे में थोड़ा और जान लो
थोड़ा और जान लो कि जो डायटोम्स होते हैं ये दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन फिक्सेशन करते हैं, राइट। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा डायटोम करते हैं, राइट। इवन जो आपके ग्रीन फॉरेस्ट हैं उससे भी ज्यादा टोटल फोटोसिंथेसिस का 50 से ज्यादा % का जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है वो आपके डायटोम करते हैं, इतना ज्यादा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट साइनोबैक्टीरिया एंड डायटोम्स। डायरेक्ट ये क्वेश्चन था। अगेन ये क्वेश्चन एक क्लासिक एग्जांपल है कि यूपीएससी में किस तरीके से आप लॉजिक का यूज कर सकते हो, वर्ड प्ले, राइट। जो उसने वर्ड दिए हुए हैं उसका यूज आप कैसे कर सकते हो। इसमें बोला हुआ है कि यहाँ 3-4 उन्होंने अपने ये जो है कोई भी ऑर्गेनिजम्स बताए हुए हैं कि इनमें से कौन से ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, कौन से ऐसे जो एनिमल्स हैं to reduce the chance of being captured by predators, which of the above organisms roll up, right। roll up कौन करता है? roll up मतलब कि भैया मान लो कोई predator आया, मान लो शेर आ गया किसी ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए और उसने खुद को रोल अप कर दिया। रोल अप मतलब ऐसे गोल गोल बना दिया, अपने आप को गोला बना दिया ताकि वो सख्त बन जाए, राइट, एकदम से शेर उसे खा ना पाए, राइट, शेर या कोई भी प्रीडेटर। तो इनमें से किन किन में वो आपके फीचर पाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपको बताता है कि इन तीनों में से कोई ना कोई कम से कम एक ऑप्शन इनकरेक्ट है। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि इनमें से वो इनकरेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट का सबसे पहले तो आपको पेंगोलिन तो पता होना ही चाहिए। देखो यूपीएससी की तैयारी किसी ने की है तो पेंगोलिन की फोटो उसने देखी होगी। भैया हिंदू अखबार नहीं निकलता है उस हफ्ते अगर उसने पेंगोलिन की, जो चाइनीज पेंगोलिन या फिर इंडियन पेंगोलिन है, अगर उसने पेंगोलिन की तस्वीर उसमें नहीं छापी ना, हिंदू अखबार बाहर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, प्रिंटिंग प्रेस से बाहर नहीं निकलेगा वो, राइट। तो पेंगोलिन की तस्वीर तो सबने देखी होगी कि उसमें उसकी बॉडी पे स्केल होते हैं, स्केल इसीलिए होते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट खुद को कर सके, राइट। तो ये थर्ड ऑप्शन तो ठीक था ही, तो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो, ए और बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो कि ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि पेंगोलिन तो है ही है। अब आते हैं आपके पास इंपॉर्टेंट बात, और इस मरमोट को भी देखना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो सी और डी बचे वो उसमें आपका जो मरमोट है वो कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, राइट। अब आता है हेज डॉग पे। देखो हेज डॉग पे, यहाँ हेज वर्ड पे, हेज डॉग नहीं हेज हॉग, राइट, हेज वर्ड पे और हॉग वर्ड पे, राइट, हेज वर्ड पे और हॉग वर्ड पे, इन दोनों वर्ड्स पे आप जो है फोकस करो। हेज का मतलब क्या होता है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इट मींस इस हेज के पास कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जरूर होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी ऐसा ही हो, रोल अप करने वाला। यूजुअली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के पास जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, सांप बिच्छू के अलावा जो भी हमारे मोस्टली जो आपके जो मैमल्स होते हैं, हेजहॉग तो एक मैमल हुआ, तो मैमल्स के पास यूजुअली अपने लिए जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है वो पॉइजन नहीं होता है, वो इसी तरीके का होता है, फिजिकल मैकेनिज्म। तो आपको इसमें डी आंसर लगाना चाहिए था और डी आंसर इज योर राइट ऑप्शन। तो आगे यूपीएससी इस तरीके से आपसे क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है, लॉजिक कैसे अप्लाई करना है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट। किसी ने इसके बारे में नहीं सुन रखा था, किसी ने भी इसके बारे में सुन नहीं रखा था, लेकिन फिर भी आई मार्क्ड दिस क्वेश्चन राइटली। सिंपल सा लॉजिक मैंने इसमें लगाया, बाकी कोई आपने इस पे, देखो हर चीज पे आपने रिसर्च नहीं करनी है। हमने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट पे भी रिसर्च नहीं करनी है, अभी भी नहीं करनी है, ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ये हमें जानना है। यहाँ देखो कि ऑप्शन 5 इसमें कहता है कि इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ दिस इट्स इंसेप्शन, कि भैया जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट है इसका सिग्नेटरी इंडिया भी है। भाई अगर इंडिया ऐसे किसी भी चीज का सिग्नेटरी होता तो हमारे कम से कम हमें नाम सुना तो लगना चाहिए था। देखो इंडिया जो है, इंडिया COP26 में हिस्सा लिया, हमें मालूम है, राइट, हमें इसका थोड़ा कम से कम नाम पता है। क्योटो प्रोटोकॉल हमें नाम पता है, वियना कन्वेंशन हमें थोड़ा बहुत नाम तो पता है, राइट, मरकरी कन्वेंशन मतलब माइनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, राइट, हमें थोड़ा बहुत पता है, इनका नाम तो कम से कम हमने सुना है। ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का तो हमने नाम ही नहीं सुना।
तो कैसी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं भैया हम? तो सीरियस एस्पिरेंट इस तरीके की इलॉजिकल स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर देगा सबसे पहले, कि इंडिया तो नहीं है, ये यूपीएससी ने इसीलिए दे के रखे होते हैं कि इंडिया मेंबर है नहीं है। कम से कम आप ये लॉजिक अप्लाई कर सको कि अगर इंडिया मेंबर होता तो कम अपनी तैयारी के 2 साल में हमने सुना तो होता है इसके बारे में कम से कम। और फॉरेस्ट इतना बड़ा इशू है, हमने रेड प्लस इनिशिएटिव के बारे में सुन रखा है, रेड इनिशिएटिव के बारे में हमने सुना है, बोन चैलेंज ऑफ जर्मनी हमने वो सुन रखा है, लेकिन हमने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के बारे में नहीं सुना। तो 5 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर ही दो सबसे पहले। दिस इज हाउ यू अप्लाई द लॉजिक। नाउ कम्स ये थर्ड ऑप्शन को देखो कि इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। थर्ड को इसलिए एलिमिनेट करना है कि यूजुअली जो डिक्लेरेशंस होती है वो इंटरनेशनली जो लीगली बाइंडिंग नहीं होती है। बात समझ में आई? डिक्लेरेशन नहीं होती है। मान लो आपने कोई ट्रीटी साइन की है, राइट, ट्रीटी साइन की है तो वो एकदम से यूजुअली वो लीगली बाइंडिंग होता है। आपने प्रोटोकॉल साइन किया हुआ है वो यूजुअली लीगली बाइंडिंग होता है। आपने कोई कन्वेंशन साइन करी, लीगली बाइंडिंग होता है। डिक्लेरेशन वगैरह ये चीजें लीगली बाइंडिंग नहीं होती, ये बहुत लैक्स वर्ड है, राइट। तो इसीलिए आपका जो आंसर था ये मैंने भी मार्क किया A 1, 2 and 4। आई टुक अ रिस्क एंड रिस्क वाज ओके। ये मैंने बहुत सारे यूपीएससी के पीवाईक्यूज में इस तरीके का लॉजिक अप्लाई किया और यूजुअली ये सही होता है। तो यू कैन कॉन्फिडेंटली अप्लाई दिस लॉजिक विद द अदर क्वेश्चंस इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट आता है कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स। ये भी एक क्लासिक एग्जांपल था कि यूपीएससी के क्वेश्चंस को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो नॉलेज के बेसिस पे आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम में से किसी ने मैग्नेटाइट पॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ रखा था उतना ज्यादा। थोड़ा बहुत नॉलेज होती थी लेकिन उतना ज्यादा नहीं पढ़ा। देखो, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स। इसीलिए यूपीएससी हर जगह क्वेश्चन में हिंट छोड़ता है। पहली बात बोल रहा है कि जो मैग्नेटाइट पार्टिकल्स है वो न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स, मतलब आपके ब्रेन के कुछ इश्यूज वो कॉज करता है, और दे आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब वो पूछ रहा है कि भैया एज ए पॉल्यूटेंट वो किस चीज से प्रोड्यूस हो रहे हैं एज ए पॉल्यूटेंट। देखो, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स कहीं से एमिट होना एक बात है, लेकिन कहीं से एज ए पॉल्यूटेंट एमिट होना, पॉल्यूटेंट के तौर पे एमिट होना दूसरी बात है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज पॉल्यूटेंट सिद्ध करनी है तो उसकी मात्रा इतनी ज्यादा होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो एक रेडिकल चेंज ला सके एग्जिस्टिंग ऑर्डर में, एग्जिस्टिंग थिंग्स में, एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में। तो हैवी एमिशंस की बात यहाँ पे हो रही है, हैवी मैग्नेटाइट एमिशंस। और यहाँ अब फोकस करो कि माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स, इस बात पे फोकस करो। भैया मान लो माइक्रोवेव स्टोव से मैग्नेटाइट पार्टिकल्स एमिट हुए, पर क्या वो इतने होते हैं कि आपके लिए वो पोल्यूशन बन जाए, राइट? अगर ऐसा होता तो जो इंडिया में जो रेटिंग एजेंसीज हैं या फिर जो इंडिया में सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट की जो भी जो इनको लीगल क्लैरिफिकेशन देती है, राइट, इनको अप्रूव करती है, अप्रूवल एजेंसीज ने तब माइक्रोवेव को बेचना ही बंद करवा देना था। क्योंकि भैया न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स अगर कोई चीज कॉज करती तो बिल्कुल सरकार उसे अलाउ ही नहीं करती। माइक्रोवेव स्टोव से अगर ऐसी प्रॉब्लम्स कॉज होती तो सरकार इन्हें अलाउ ही नहीं करती। भैया लोग तो पागल हुए जा रहे हैं, राइट। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट करने लायक थी, ये लॉजिक यहाँ पे लगाने लायक था। आंसर आपका 1, 2 and 4 होता। अगेन मैग्नेटाइट, जैसे नाम से पता चलता है कि मैग्नेट लोहा अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटाइट भी सिमिलर है। जहां जहां आपको आयरन ओर मिलेगा, मैग्नेटाइट ओर मिलेगा, वहां से जहां जहां आपको आयरन मिलेगा, आयरन घिसता हुआ देखने को मिलेगा, वहां से आपको जो है मैग्नेटाइट पार्टिकल एमिट होते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे आपके ब्रेक्स हो गए, बिल्कुल आयरन वहां पाया जाता है, राइट। मोटर व्हीकल के इंजन हो गए, आयरन वहां घिस रहा है, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स एमिट होंगे, बिल्कुल होंगे। एंड पावर प्लांट्स, बिल्कुल सर, पावर प्लांट्स में भी आपके आयरन पार्टिकल्स तो वहां पे होते ही है, राइट। पावर प्लांट्स में ओर को जलाया जाना, तो इस तरीके से जो चीजें हैं ये आप लिंक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों कमेंट में बताइए कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ये रहा लिंक, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, राइट। आपके सपोर्ट की जरूरत है और अगेन आपकी फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है। अगर कुछ गलत डिस्कस होता है तो वो भी बताइए, लेकिन
फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसे आपको ये लेक्चर लग रहे हैं, कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, हेल्पफुल है या नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग गाइस।